कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून लाए गए। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है, जो कि बरसों से हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को लिए महसूस किया जा रहा था और उसको बाहर लाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उनकी सरकार ने एक ईमानदारी से प्रयास भी किया है। पीएम मोदी ने कहा, जो हुआ नहीं उसका डर फैलाया जा रहा है, ऐसे तरीके आंदोलन जीवी अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि वह किसानों से पूछना चाहते हैं कि वह बताएं कि उनका कौन सा हक मारा या छीना गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई, न एमएसपी बंद हुआ, ये सच्चाई है। इतना ही नहीं, ये कानून बनने के बाद एमएसपी की खरीद भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून के ऊपर कई सारी जो दुविधाएं उन पर जवाब दिया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। सुरेश बहादुर सिंह जी, साथ ही वीरेंद्र नाथ भट्ट, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरीके के महत्वपूर्ण मसलों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। हम अपने दोनों ही मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, बीच बीच में जरूरी होता है सब। लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी तो कहा और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते रहो अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। दुर्भाग्य है हमारे देश में खेती में निवेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही है और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी उसको निकलता है
बच्चों को पालने में और पेट भरने में उसका चला जाता है। और इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आजादी मिले, उस दिशा में हमने काम करने की आवश्यकता है। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किस तरीके से कृषि कानूनों पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ अपनी बात रखी, स्पष्ट किया सरकार का रवैया और किस तरीके से यह कानून किसानों के लिए मददगार है और किसानों की क्या आवश्यकता है आज के जमाने के हिसाब से, और किस तरीके से निवेश ला करके किसानों की स्थिति सुधारी जा सकती है। इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान वीरेंद्र नाथ भट्ट और सुरेश बहादुर जी है। तो सबसे पहला सवाल मेरा वीरेंद्र जी से है। वीरेंद्र जी, सोमवार को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा और जो जिस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको एक करारा जवाब दिया। और आज एक बार फिर प्रधानमंत्री ने बताया कि आखिर क्यों किसान बिल जरूरी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई समस्या है, दिक्कत है, हमें बताया जाए। उस पर उन्होंने दुष्प्रचार फैलाने जो करने वाले इस तरीके से बिल के खिलाफ जो बातें की जा रही जो कि सच नहीं, उस पर भी अपनी बात रखी। आप कैसे देखते हैं 2 दिन इन दो सदनों में दिए गए उनके भाषण को? प्रधानमंत्री ने आज कृषि बिल के साथ साथ जो भारत में जुलाई 1991 से जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के जनता में जो भ्रांतियां हैं, तो आज प्रधानमंत्री ने शायद पिछले 30 साल में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधार क्यों जरूरी है इसके बारे में खुल के बात की है। अब तक जो है सरकारें कतराती रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर का निवेश कैसे होगा, प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है। आज प्रधानमंत्री ने बहुत खुल के बात की है और राज्यसभा में जो उन्होंने भाषण दिया था कि श्रमजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, आंदोलनजीवी होते हैं, उसको लेके जो भ्रांतियां जो समाज में थी, जो सोशल मीडिया में टिप्पणियां देखने को मिली, उसको भी प्रधानमंत्री ने आज बहुत साफ किया और कहा कि जो आंदोलनजीवी हैं, उन्होंने ये बात बहुत साफ दोहराई कि आंदोलन जरूरी है, सरकार उसका आदर करती है, आंदोलन हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन आंदोलन और आंदोलनजीवी 2 अलग बातें हैं। और आंदोलनजीवी किसान के आंदोलन को अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए कलंकित कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि नक्सलियों के फोटो लेकर के उनकी रिहाई की मांग की जा रही है, आतंकवाद के आरोपों में जो जेल में बंद है उनकी रिहाई की मांग की जा रही है, पंजाब में मोबाइल फोन कंपनियों के टावर तोड़े जा रहे हैं। ये उन्होंने साफ कहा कि आंदोलनजीवी आंदोलन को कलंकित कर रहे हैं। और सभा के भाषण के बाद से जो ये भ्रम बनाने का प्रयास किया गया था कि सरकार आंदोलन के खिलाफ है, उन्होंने कहा सरकार आंदोलन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने जो आज साफ दोहराई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत कुछ करने की स्थिति में नहीं था और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हुआ, हम मूक दर्शक थे, लेकिन कोरोना के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो अब उभर रहा है उसमें भारत की एक प्रमुख भूमिका होगी। और उसमें उन्होंने ये इस बात को साफ दोहराया कि आत्मनिर्भरता। और प्रधानमंत्री की आज के भाषण की सबसे एक नई बात जो थी, जो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये एक नई चर्चा शुरू हो जाती है कि जो देश में, जो वो पहले भी कह चुके हैं 15 अगस्त के अपने भाषण में, कि जो उद्योगपति हैं और जो इन्वेस्टर हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो वेल्थ क्रिएटर हैं, वो जॉब क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना ये उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी के बल पर उद्योग और धंधे और अर्थव्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने बाबू शब्द का प्रयोग किया कि बाबू एयरलाइन भी चलाएगा, बाबू डेयरी भी चलाएगा, बाबू क्या क्या करेगा। तो आज प्रधानमंत्री ने और शरद पवार के ऊपर उन्होंने साफ ये कहा कि जब वो मंत्री थे तब उन्होंने इसका समर्थन किया था, और आज जो भाषा बोल रहे हैं उससे शक पैदा होता है कि उनका ये स्टैंड क्यों है। तो आज बहुत सारी बातें साफ हुई उनके भाषण से। सुरेश बहादुर जी, प्रधानमंत्री ने तो बहुत सारी बातों को छुआ, आज देश के आर्थिक विकास की बात की, किसानों की बात की, एक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो शुरुआत में ही उन्होंने बोला कि अब जो भारत है 2022 में 75 साल आजादी के हो जाएंगे और सदन को, इस संसद को अब तय करना है कि 2047 में राष्ट्र कहां खड़ा होगा, किस दिशा में जाएगा, उसके रोड मैप को तय करना इस सदन का काम है। आप उसको कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके विजन में है कि 100 साल में इस देश को उस जगह ले जाना है जहां वो डिजर्व करता है और जहां वो राष्ट्र एक
पूरी दुनिया की एक महाशक्ति हो? देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आज जो भाषण था, जैसा कि लोग उम्मीद भी लगाए बैठे थे कि सबसे बड़ी बात किसान आंदोलन के बारे में प्रधानमंत्री जी कहेंगे। आपने देखा शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत ही वहां से की थी कि हमारी स्थिति क्या थी 1947 में और आजादी के बाद आज हम किस रूप में 75वें साल तक मनाने जा रहे थे और हम कहां पहुंचे हैं। तो हमारा आज ये विजन होना चाहिए कि जब हम आजादी के 100 साल पूरे करें तो हमें लगे कि भारत विश्व में अग्रणी दिशा में है और उस दिशा की रूपरेखा आज हमें तैयार करनी है। इसीलिए उन्होंने जो कृषि सबसे महत्वपूर्ण बात थी, कृषि कानूनों की, और बिना किसी लाग लपेट के पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक चीज प्राइवेट सेक्टर के अलावा, पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को भी बताया देश की जनता को कि जितना पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये कहा कि जो भी हमारे दोस्त हैं, जैसे उन्होंने विपक्षियों को भी लताड़ लगे, उन्होंने कहा हमारे कांग्रेसी मित्र हैं, ये कहते हैं कि बिना पढ़े ना तो इनको कंटेंट पता है ना इनको इंटेंट पता है, इनको सिर्फ ये है कि कानून काला है, सफेद रंग है, पता है, क्या रंग पता है, बस इनको इतनी ही जानकारी है और रंग पता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं। और एक चीज सबसे बड़ी बात है, एक खुली रूप से कहते तो सभी सरकारें आई हैं, निश्चित रूप से हमारे देश में कृषि में निवेश करने की परम आवश्यकता है। और आज जो मुद्दा प्रधानमंत्री जी छुआ है छोटे किसानों का, जो कमजोर वर्ग के किसान है, और शायद हम समझते हैं, उन्होंने कहा कि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और वहां पहुंचे, लेकिन हमारी सरकार छोटे किसानों के हित में काम कर रही है। अब मैं आपको अमित एक बात बता दूं, मोस्ट ऑफ द हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जब आप बात करेंगे तो हमारे बहुतायत में छोटे ही किसान हैं बड़े, जिनको उनका लाभ नहीं मिल पाता है। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि आज भी, और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि ये कृषि लाभ जो है ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये भी स्वीकार किया उन्होंने। और उन्होंने कहा अगर किसानों को लगता है कोई बात बुरी है या अच्छी बात नहीं तो हमको बताओ। और हम पहली बार अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी बड़ी बेबाकी से किसान आंदोलन के ऊपर अपनी बात कही, और ये सारी की सारी जो है गेंद जो है उन्होंने किसानों के पाले में डाल दी या उनके जो समर्थन में आंदोलन जो कर रहे हैं उनके पाले में डाल दी है। अब फैसला उनको करना है। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि मैं किसानों के प्रति उनके सम्मान पर समर्पित हूं, ये सदन उनका आदर करता है, मैं सम्मान करता हूं, पूरा देश उनका आदर करता है, इसलिए कभी भी वो किसी के बहकावे में उनको नहीं आना चाहिए और न किसी को उनका बहकाव किया जाना चाहिए। उन पिछले भी कृषि सुधारों की बात कहा, बात तो इतने समय से हो रही है, किसने अग्रणी भूमिका निभाई कृषि सुधारों के लिए, हम उसको लेके आगे आए हैं और इसमें हमें देश की जनता का सहयोग चाहिए। मैं समझता हूं इतनी बेबाकी से किसी भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं रखी। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने आज सीधे सीधे एक बात कही कि जो छोटी जोत के किसान हैं, जिनके बारे में लगातार प्रधानमंत्री ने काफी एक स्ट्रेस किया कि 1947 में वो 28% थे और अभी 2010-11 की गणना के अनुसार जो है वो 55% हो गए हैं। उनमें से कई किसानों को जब उनकी खेती इतनी नहीं हो पाती, मजदूरी करना पड़ता है जिससे कि उनको गुजारा भत्ता हो सके। तो ऐसे में उन्होंने एक निवेश की बात की कि अगर किसानों को सुधारना है, कि किसानों को सुधारने का मतलब उनकी आर्थिक दशा को सुधारना है तो निवेश की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहाँ ये जो चीज है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत साफ कहा कि कृषि क्षेत्र में बहुत व्यापक निवेश की आवश्यकता है। राज्य सरकारों की क्षमता नहीं है कि वो निवेश कर सकें, केंद्र सरकार के पास भी साधन सीमित हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के निवेश की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री ने देश का आंकड़ा दिया कि 85% किसान आज सीमांत लघु किसान हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 92% के आसपास है और कुछ किसानों की जोत तो इतनी छोटी है, उन्होंने कहा कि उसमें ट्रैक्टर भी नहीं घूम पाता है। तो इस समय कृषि में निवेश की जरूरत है और निवेश की जरूरत इसलिए भी है कि भारत में जो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया में जितना आम पैदा होता है उतना भारत में फसल के होने के बाद उसको मंडी तक पहुंचाने के बीच में वेस्ट हो जाता है। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज की, फॉरवर्ड लिंकेज की, बैकवर्ड लिंकेज की और सॉर्टिंग की तमाम चीजों की जरूरत है। ये निवेश प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से ही आएगा। और उन्होंने बार बार ये कहा है, ये बात राज्यसभा में भी कही थी कि इस आंदोलन से छोटे किसानों का नुकसान हो रहा है, 12 करोड़ किसानों का नुकसान हो रहा है। और उन्होंने कहा एक नया तर्क दिया जा रहा है जो अभी हुआ ही नहीं, उसका डर खड़ा किया जा रहा है। और ये भी तर्क दिया जा रहा है कि हमने तो सब मांगा नहीं था, ये कानून क्यों आ गया। उन्होंने कहा कि भाई हमसे किसी ने मांग नहीं की थी कि आयुष्मान भारत लाओ या जनधन योजना लाओ या शौचालय है या आवास है या LPG है, जो भी योजनाएं हैं। उन्होंने कहा ये नया तर्क दिया जा रहा है।
तो ये जो बात प्रधानमंत्री ने आज जो रेखांकित की, सबसे महत्वपूर्ण कृषि रिफॉर्म में ये है कि इससे जो सीमांत लघु किसान है जो अब मजदूरी की ओर बढ़ रहा है, और ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है कि अगर 28% था 47 में, तो जो आज जो है लगभग दोगुना हो चुका है। तो ये हो गया है। इसका मतलब कृषि कितनी अलाभकारी है, और कृषि में जो एम्प्लॉयमेंट है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो उसको लाभकारी बनाने के लिए और वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की हालत को ठीक करने के लिए बहुत व्यापक इस समय निवेश की आवश्यकता है, और ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल इसी निवेश का रास्ता खोलने की बात करता है। सुरेश बादू जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ असफलता के डर से कोई नई चीज न करना गलत बात है। मतलब सिर्फ हम असफल हो जाएंगे। उन्होंने रेफरेंस तो कृषि बिल का ही लिया, लेकिन अगर उनके विजन को देखा जाए तो उन्होंने कई नई चीजों को करने के लिए कहा कि हम जब तक असफलता से डरेंगे तब तक नए कदम नहीं उठा पाएंगे जो देश के लिए जरूरी है। ऐसे में जब आप देखते हैं एक प्रमुख विपक्षी दल को, मैं यहाँ पे अगर किसी पार्टी का नाम न लेकर के सभी को बोलूं, तो ऐसे में रचनात्मक भूमिका पे निभाते नजर नहीं आए विपक्ष। पहले लोकसभा में कुछ दिन चलने नहीं दी, बड़ी मुश्किल से जब चलना शुरू हुई तो आज देखने में आया कि वॉकआउट कर गए। अमित, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष सच्चाई में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहा। विपक्ष को हमेशा माना जाता था कि विपक्ष एक रचनात्मक भूमिका निभाएगा। हाँ, सरकार को घेरना उनका काम है, लेकिन सरकार की कमियों को उजागर करना उनका काम है, और लेकिन उन कमियों को दूर करने की सलाह देना भी उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है अब, लेकिन हम लोग पार्टी विशेष हो गए हैं कि हमें मतलब जैसे एक जड़ता आ गई है, या हमने अपने माइंड सेट कर लिया है कि अगर ये हमारे विरोधी हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो हम ये नहीं करेंगे, निश्चित रूप से नहीं करेंगे। जैसे जो परसों की बात आपने की, राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, आपने देखा होगा, गुलाम नबी आजाद को विदाई देते समय प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं आजीवन गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे, सच्चे नेता रहे, और ऐसा नहीं जीवन भर आजीवन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया, कटघरे में खड़ा किया। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया को विपक्ष के नाते, ने एक सांसद के नाते जिस तरह उसकी भूमिका थी, जिस तरह एक संसद की उनकी भूमिका थी, उसकी प्रशंसा किए बिना और नहीं रोक सके अपने आप को। और पहली बार आप देखा कि उनकी भूमिका को लेकर के किसी विरोधी दल के नेता या प्रधानमंत्री जी आंसू आ गए उनकी। ये भी एक उदाहरण राजनीतिक जीवन का। ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए राजनीतिक जीवन में स्वच्छता के लिए। जो राजनीतिक स्वच्छता होनी चाहिए आपस में, या राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है, उस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को बरकरार रखते हुए आपस में जो एक मेल भाव होना चाहिए, ये दिखना चाहिए, जो सचमुच एक अभाव है। क्योंकि उन्होंने फिर कहा, जब कृषि कानून की, मेन तो आज कृषि कानून की बात थी, जब कृषि कानून पर भी उन्होंने कहा हमें कोई बतावे थे कि ये कहां गलती हुई है। या जैसे भट्ट जी ने भी कहा, उन्होंने कहा ना कि हम मतलब अभी कुछ कानून लागू ही नहीं किया है, अभी से उसका भय दिखाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से ये लाए हैं तब से कहां कोई मंडी बंद हुई है, या कहां पे एमएसपी भी लोग मिले। देखिए एमएसपी खरीद बढ़ गई, ये भी कहा बढ़ गई, ये भी कहा बड़ी। देखो कमी वहां नहीं है। कमी आजकल के देश में क्या है, देश में बिचौलिए इतने ज्यादा है, किसान से लेकर के वहां तक पहुंचने पर सरकार की नीतियां लागू नहीं हो पाती और बिचौलिए उसका लाभ लेते हैं। तो उन्हें बिचौलियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो सच बड़ी बात है कि असफलता के डर से अगर ऐसा ना हुआ ना होता, कई ऐसे कार्य हुए हैं देश में। जैसे भाई आप ये बताइए, कौन नहीं चाहता स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छता एक वो था ना, लेकिन वो हमारे देश में उस स्वच्छता को प्रधानमंत्री जी को ये भाषण देके वहां बनारस से शुरू करना पड़ा और स्वच्छता को अपनाना पड़ा। भाई ये कौन, क्या हम अपने घर में पीकदान में थूकते हैं? अपने घर में क्या थूकते हैं? लेकिन दूसरों घर जाते थे वहां थूक देते थे। तो ये कौन सिखाएगा? लेकिन इसके लिए भी एक स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी चलाना भी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जिसका असर आप देखिए कि बनारस जैसा शहर बहुत साफ हो गया। बनारस के जैसे कभी आप रेलवे स्टेशन पर गुजरते थे तो वहां आपको सिर्फ पान की पीके मिलती थी, इतना गंदा स्टेशन कभी आपको नहीं मिला था। लेकिन कम से कम जागृति आई, जागरूकता आई, लोगों में चेतना आई, लोग स्वच्छता के प्रति, शौचालय के प्रति, या अपने उन अधिकारों के प्रति जो होना चाहिए, जो एक नॉर्मल उसमें होना चाहिए, उसके बाद सचेत हुए। जाहिर सी बात है, इसको हमको अपने आप करना चाहिए था, लेकिन हमारे और सरकारों ने हमको नहीं किया। हम कब से शौचालय की बात कर रहे हैं, हम कब से घर की बात कर रहे हैं, आवास विकास, प्रधानमंत्री आवास तो कब से चल रहा है, लेकिन उसमें तेजी आई और जो सच्चाई है उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। आलोचना की बात तो विपक्ष है, आलोचना तो वीरेंद्र जी आपने भी जब मैंने आपसे कमेंट पूछा तो आपने भी उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बहुत पुरजोर तरीके से आज एक बात रखी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, पोस्ट कोरोना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और वहां पे भारत को अपनी अहम भूमिका बनानी है। आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? पीएम ने बहुत साफ कहा कि हमें एक नए माइंडसेट की जरूरत है
और नए माइंडसेट का मतलब ये है कि जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, समाजवाद, हर काम सरकार करेगी, हर काम जो है ब्यूरोक्रेसी करेगी, हमें अब इससे उभरने की ज़रूरत है। नया वर्ल्ड ऑर्डर जो उभर रहा है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। हमें ये याद रखना चाहिए, अभी नवंबर में एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक नई बिजनेस डील साइन हुई है। भारत ने केवल उस डील को केवल इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि चाइना के जो सारे प्रोडक्ट के लिए हमको अपने बाजार खोलने पड़ते और हमको टैरिफ बैरियर हटाने पड़ते। भारत में इसका विरोध इसलिए हो रहा था कि साहब हमारे जो गुड्स हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो अब बहुत लंबे समय तक हम जो है प्रोटेक्टिव टैरिफ के जरिए अपनी इंडस्ट्री को बचा नहीं सकते और हमको जो है नए युग के में आना होगा। और जो आत्मनिर्भरता है, अगर इस देश को प्रगति करनी है तो हमारे जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो बमुश्किल आज जो है 11% है, जबकि चाइना में ये 48% है, 45 to 48% के बीच में है। तो आत्मनिर्भरता का जो मूल उद्देश्य है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ाएं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म जब होगा तो इससे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। उसमें तमाम जो लाल फीताशाही है, कानून है, टैक्सेस हैं, सेल टैक्स अलग है, मंडी टैक्स अलग है, ट्रांसपोर्ट के कानून है, इन सारे जो है मगर जाल से मुक्ति मिलेगी। आत्मनिर्भरता का, मैन्युफैक्चरिंग का एक नया एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना, माइंडसेट को बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसा अभी सुरेश बहादुर जी ने कहा कि जो सैनिटेशन है, पान की पीक है, आज बनारस में क्या लखनऊ में हर जगह परिवर्तन होता दिखाई पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस है। तो माइंडसेट बदलना, डिफॉल्ट सेटिंग को बदलना बहुत दुरूह कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। सामाजिक परिवर्तन है, जेंडर राइट्स है, ये सारे काम ऐसे ही हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं सुरेश बहादुर जी से क्लोजिंग कमेंट के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री के दोनों दिन की स्पीच को आपने सुना? सोमवार को राज्यसभा में उन्होंने पुरजोर तरीके से बात रखी और आज भी उन्होंने कई सारे मुद्दे, सिर्फ कृषि बिल पे तो एक जो लोगों की शंकाएं हैं उसको तो दूर किया ही, लेकिन सरकार का क्या विजन है आने वाले समय पे उसको भी बहुत क्लियर तरीके से रखा। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि समस्याएं बहुत सारी हैं लेकिन उसके करोड़ों समाधान भी हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषण में एक पॉजिटिविटी की ओर जाते नजर आए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया या कहा कि आने वाले 100 वर्ष आजादी के बाद हमें ऐसा दिखना चाहिए कि हम विश्व में एक अपनी साख बना सके, विश्व में अपनी एक छाप छोड़ सके। जिस पुरजोर तरीके से, जिस प्रतिबद्धता से, जिस कटिबद्धता से उन्होंने बात कही, निश्चित रूप से ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और निश्चित रूप से नए विजन के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, सबका सहयोग, सबका साथ लेते हुए, सबका विकास और किसानों से बातचीत का भी नया दौर शुरू हो, इसकी भी शुरुआत हुई, नए दौर की शुरुआत करेंगे। किसानों से बातचीत तो उन्होंने आज स्पष्ट कहा कि यदि आज माहौल सहज बना है काफी इससे, आप उनके पास आए और उन्होंने कहा कि दरवाजे सारे खुले हैं। बहुत सरल शब्द आपने देखा बीच बीच में उनका अधीर जी आप ही कह लीजिए, बहुत शालीनता का जो नहीं होता, प्रधानमंत्री जी बैठ गए, अधीर जी बोलते हैं, उनका हाँ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश बहादुर जी, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप आए और आपने अपनी राय रखी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक बार फिर उन शंकाओं को निर्धार साबित किया जिसको लेकर के बेवजह कृषि कानून को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी या उनको किसी तरीके का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ वैसा ही रहेगा, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। यदि किसान चाहे तो कृषि कानून के तहत अपनी कृषि को जारी रख सकते हैं, नहीं तो पुरानी पद्धति को जारी रख सकते हैं। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, धन्यवाद।